नमस्कार। कंपटीशन की फील्ड में अगर देखा जाए तो कुछ किताबों के लिए अधिकांश लोग सजेस्ट करते हैं। वो किताबें होती है एनसीईआरटी की बुक। तो पहला प्रश्न उठता है कि एनसीईआरटी क्या है। तो एनसीईआरटी एक बोर्ड है। जिस प्रकार से लोग यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से एक बोर्ड है जिसका नाम है एनसीईआरटी। जिस प्रकार से हम लोगों की अपनी किताबें हुआ करती थी स्कूलों में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, उसी प्रकार से एनसीईआरटी की भी अलग अलग क्लास की बुक होती हैं। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उनको लिखने वाले जो लोग हैं बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसलिए इन किताबों को बेहतर माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। और ये बात भी सच है कि यदि इनको बेहतर ढंग से पढ़ा जाए तो बड़े से बड़े एग्जाम में, यहाँ तक कि सिविल में भी, इनसे क्वेश्चन सीधे तौर पर भी आते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कंपटीशन के दिनों में क्या ये संभव है कि पिछले 10 साल की किताबों को हम एक एक करके सभी को पढ़ें। ये बड़ा मुश्किल सा काम है और ये करना भी नहीं है, क्योंकि ये काम कम उलझन ज्यादा है। क्योंकि एनसीईआरटी में देखेंगे लगभग हर विषय की बुक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसके अलावा सोसाइटी। तो जब इन सभी चीजों की बुक है तो इनको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। अब कुछ लोग होते हैं जो तैयारी शुरू करते हैं तो वो पूरा मार्केट से बंडल ले जाते हैं 4-5 हज़ार रुपए का, उसको घरों में सजा लेते हैं बढ़िया अलमारी में, ताकि एक माहौल बन सके। जब क्या कर रहे हैं, तैयारी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी चीज को हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि अगर स्मार्ट ढंग से पढ़ा जाए तो उसमें कहीं बेहतर रिजल्ट हमको कम समय में मिल सकता है। आज की चर्चा का विषय है एनसीईआरटी को किस ढंग से पढ़ा जाए। हम अपने इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी विषय का पूरा, जो भी आप समझते हैं कि जो कुछ एनसीईआरटी में होता है, वो सब कुछ आपको कंप्लीट कराएंगे और आपसे कुछ नहीं लेंगे। तो हम आपको भी आज के वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर किस ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ना बेहतर होगा। सोच कर देखिए, अगर आपको घर के काम से अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े, आप जाएं और वो काम खत्म करके आए, फिर आपकी माता जी फिर से कह दें कि जाकर एक काम और कर दीजिए, और आप जहाँ गए थे उसी के पास फिर जाना पड़े आपको, फिर जब आप घर पर लौट कर आए फिर कहा जाए कि आप एक बार ये काम और कर दीजिए, तो क्या होगा? इससे इरिटेशन होगा, दिमाग पगला जाएगा, बौखला जाएंगे। इसी तरह से अगर एक ही टॉपिक को अलग अलग किताब में अलग अलग जगह पढ़ें तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं, सबसे बड़ी चीज उससे ये होगी कि उलझन और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो टॉपिक कभी तैयार हो ही नहीं पाएगा। और इसी काम को आसान बनाने के लिए जो मेहनत की गई है, उसको अभी हम यहाँ बोर्ड पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम बताएंगे। ये देखिए, बड़ा अजीब अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये अटपटा सा नहीं है, बल्कि इसको अभी समझेंगे कि है क्या। ये दरअसल वो तरीका है जिसके माध्यम से हमको अपने हर विषय को तैयार करना है। देखिए, विषय को तो हम अलग रखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी है उस विषय को हम अलग से ही अध्ययन करेंगे। लेकिन जो एक ही विषय की अलग अलग क्लासों की बुक हैं और उनमें जो टॉपिक एक समान है, तो यहाँ प्रयास किया गया है कि उन टॉपिकों को एक साथ लाया जाए, ताकि जब आप पूरा अध्ययन कर लें, पढ़ना तो हर एक टॉपिक है हमको, लेकिन जब इसका पूरा अध्ययन कर लेंगे तो वो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसमें खाली करंट से संबंधित बातें आपको जोड़नी पड़ेंगी और आपका ये कम समय में पूरा टॉपिक बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा। और साथ ही अभी जो क्लास में आपको कराया जाए उसके नोट्स भी तैयार रखिएगा। तो आज की क्लास में जानने का प्रयास करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है क्या? देखिए, सबसे पहले हम जिस विषय को पढ़ना शुरू करेंगे वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक है संसाधन। क्या है संसाधन? तो देखिए, संसाधन से संबंधित सारी बातें अलग अलग क्लास की बुक में अलग अलग चैप्टर में दी हैं। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है क्लास। क्लास का मतलब यहाँ हम लिखा है सीएल, यानी यहाँ पर जहां भी सीएल लिखा है इसका मतलब है क्लास। उसके बाद चैप्टर, चैप्टर यानी सीएच। सीएल जहां लिखा होगा इसका मतलब है क्लास, और सीएच जहां लिखा होगा इसका मतलब है चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक टॉपिक है संसाधन। संसाधन टॉपिक के बारे में दिया गया है क्लास 8 में, चैप्टर 1 में। यानी कक्षा 8 की आप ज्योग्राफी की बुक लेंगे, उसमें चैप्टर 1 देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? आपको टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है संसाधन। अब इस संसाधन को मान लीजिए आपने पढ़ लिया, तो संसाधन से संबंधित ही एक टॉपिक दिया गया है
क्लास 10 की पुस्तक में और चैप्टर 1 में। उसका नाम है संसाधन एवं विकास। अब सोच कर देखिए, आप संसाधन क्लास 8 में पढ़ते हैं और जाकर संसाधन एवं विकास के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, तो ये कितना गैप हो गया, 3 साल का। 8, 9, 10, तब तक तो आधा कुछ गायब हो जाएगा। इसीलिए हमको इस ढंग से पढ़ना है कि पुरानी चीज के साथ तुरंत नई चीज ऐड हो जाए और हमारी समझ बेहतर हो। यहाँ कक्षा 8 में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में संसाधन, उसके तुरंत बाद अगले ही दिन हम पढ़ लेंगे क्लास 10 की बुक का चैप्टर 1, जिसमें मिलेगा संसाधन एवं विकास। जब ये जान लेंगे तो हम बात करेंगे संसाधन के अंतर्गत खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यानी संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ये टॉपिक दिया हुआ है, देखिए क्लास 8 में, क्लास 10 में और क्लास 12B में। 3 क्लासों में एक टॉपिक है जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यानी अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं इसके और इसके बाद में, तो इसके लिए आपको क्लास 8 का चैप्टर 3 देखना पड़ेगा और क्लास 10 का चैप्टर 5 देखना पड़ेगा। इसके अलावा क्लास 12B का चैप्टर 7 देखना पड़ेगा। यानी इन 3 क्लासों का जब आप इन चैप्टरों को पढ़ लेंगे तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट। कौन सा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और जब खनिज एवं ऊर्जा संसाधन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद एक टॉपिक मिलता है क्लास 11A में। जब आप कक्षा 11A में जाते हैं तो वहाँ एक टॉपिक मिलता है चैप्टर 5 में, जिसका नाम है खनिज एवं शैल। शैल मतलब चट्टान। तो सोच कर देखिए, इस क्रम में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या ऐसा बेहतर रहेगा कि आप पहले कक्षा 6 की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें एक टॉपिक पढ़ लिए संसाधन, फिर जाकर आपको 2 महीने 3 महीने बाद नंबर आया क्लास 7 की बुक का, उसमें पढ़ा, तो उसमें क्या होगा, कक्षा 6 वाला भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और कक्षा 7 वाला भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब तक क्लास 12 तक पहुंचेंगे तब तक पीछे का सब गायब होगा और ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमको पढ़ना किस क्रम में था। इसलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे ये टॉपिक। देखिए इस टॉपिक में दिया हुआ है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। क्या है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये टॉपिक दिया हुआ है क्लास 8 की पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 में। यानी कक्षा 8 की जब पुस्तक आप देखेंगे किस चीज की, ज्योग्राफी की, उसका जब चैप्टर 2 देखेंगे तो जिस टॉपिक का नाम है वो ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए हम किस क्रम में पढ़ रहे हैं। अभी संसाधन के बारे में जाने, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन के बारे में जाना, फिर जान लिया खनिज संसाधन और शैल के बारे में। अब जान लेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसको जानने के लिए हमको क्लास 8 का चैप्टर 2 देखना पड़ेगा। और जब ये देख लेंगे तो इसी टॉपिक में एक शब्द आया है मृदा। अब मृदा के बारे में इस टॉपिक में अगर इतना बड़ा है तो विस्तार से तो दिया नहीं होगा, तो इसीलिए मृदा शब्द को दिया गया है एक अलग चैप्टर में, जिसका नाम है क्लास 11B की बुक में चैप्टर नंबर 6। जब आप क्लास 11B की बुक देखेंगे, उसका चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, उसमें दिया हुआ है मृदा और काफी विस्तार से दिया गया है। तो सोच कर देखिए, यहाँ मृदा के बारे में हल्की सी जानकारी मिली। उसके बाद मृदा के बारे में विस्तार से जानकारी क्लास 11B की बुक में मिल गई आपको। यानी अब आपका मृदा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट है। उसके बाद जल के बारे में अगर यहाँ बात की गई है तो यहाँ बहुत संक्षिप्त में बताया गया है, लेकिन जैसे ही आप जल संसाधन के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे तो वो आपको मिलेगा क्लास 7 में, क्लास 10 में और क्लास 12B में। यानी 3 क्लासों में एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है जल संसाधन। कौन सा, क्लास 7, क्लास 10 और क्लास 12B। जब आप क्लास 7 का चैप्टर 5 देखेंगे तो उसमें जल संसाधन है। उसके बाद क्लास 10 का चैप्टर 3 देखेंगे, उसमें भी जल संसाधन है। और क्लास 12B का चैप्टर 6, इसमें भी जल संसाधन के बारे में है। इसी प्रकार वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। क्या है, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, इसके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो ये आपको मिलेगा ये टॉपिक के अंतर्गत। ये टॉपिक क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संसाधन, इसके बारे में आपको पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संसाधन। तो जाकर क्लास 7 और क्लास 9 का
चैप्टर 6 और 5 देखिए। यानी जब आप कक्षा 7 की बुक का चैप्टर नंबर 6 और कक्षा 9 की बुक का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, इसमें दो चीजों की बात की गई है, एक तो प्राकृतिक वनस्पति की, दूसरा वन्यजीव की। तो इसके अंतर्गत ना तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अच्छे ढंग से बताया गया होगा और ना ही वन्यजीव के बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर विस्तार से जानना है तो इसके लिए जाकर क्लास 11B की बुक देखिए और चैप्टर नंबर 5, क्लास 11B की बुक का चैप्टर नंबर 5, उसमें इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। इसके बाद हम देखेंगे वन्यजीव संसाधन। वन्यजीव संसाधन के बारे में अगर हमको और अच्छे से जानना है तो हमको क्लास 10 की चैप्टर नंबर 2 देखनी होगी। कक्षा 10 की बुक देखिए, ज्योग्राफी की, सामाजिक विज्ञान नाम से है, उसमें चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो टॉपिक मिलेगा वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। तो देखिए, एक ये चैप्टर दिया हुआ था किसमें? क्लास 8 के चैप्टर 2 में, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। अब इसी से संबंधित देखिए अलग अलग विषय दिए हुए हैं, अलग अलग बुक में, अलग अलग क्लास की बुक में, अलग अलग चैप्टर में। मृदा मिला है किसमें? क्लास 11B की बुक में चैप्टर नंबर 6 में। जल के बारे में बात की है क्लास 7, क्लास 10, क्लास 12B में। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, ये वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, इनकी बात की गई है क्लास 7, क्लास 9 में। प्राकृतिक वनस्पति की बात की गई है क्लास 11 और क्लास 11B के चैप्टर 5 में। इसी तरह से वन्यजीव संसाधन की बात की गई है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन चैप्टर में, और ये चैप्टर कहाँ है? क्लास 10 की बुक में चैप्टर नंबर 2। यानी क्लास 10 की बुक का अगर चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो उसमें मिलेगा वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। अब एक और बचता है, ये देख लीजिए, जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी। भारत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे भारत की जलवायु, भारत में वन्यजीव कौन से हैं और भारत के प्राणी, तो इस बारे में जानकारी हमको मिलेगी क्लास 6 की एक बुक है जिसका नाम चैप्टर नंबर 8। कक्षा 6 की किताब देखिएगा, उसमें चैप्टर नंबर 8 देखेंगे तो उसमें भारत के संदर्भ में जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव संसाधनों की बात की गई है। तो जैसा कि अभी देखा, बताइएगा आप कमेंट करके कि क्या इस ढंग से पढ़ना उचित है या नहीं। जहां मान कर चलिए हमको पढ़ना तो एक एक चैप्टर है, पहले दिन हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, अगले दिन ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में ये चैप्टर होगा, उसके अगले में ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद ये चैप्टर होगा, फिर ये चैप्टर होगा, फिर ये होगा। इस ढंग से हमको पढ़ना तो सभी चैप्टर हैं, लेकिन जब हम ये सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को मिलाकर एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। यानी इन सभी से जो निचोड़ होगा उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उस निचोड़ का हम यूज करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कमेंट में बताइएगा कि ये तरीका सही है या नहीं। और ये सिर्फ ज्योग्राफी पर लागू नहीं होता, बल्कि हर एक वीडियो पर, हर एक विषय पर लागू होता है। अभी एक कुछ इस वीडियो में, और हो सकता है कि इसका पार्ट 2 बनाकर अन्य विषय किस तरह से टॉपिक जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा की जाए। देखिए, ये भी कुछ टॉपिक हैं, ये भी किसका भाग है? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी को ही दरअसल सामाजिक विज्ञान के रूप में क्लास 10 तक रखा गया है, उसके बाद ज्योग्राफी अलग विषय हुआ। तो ये टॉपिक दिया हुआ है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं एवं तृतीय क्रियाएं। अर्थव्यवस्था जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं क्षेत्रकों के बारे में, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, उसी को यहाँ कहा गया है क्रियाएं। तो देखिए, अगर हमको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानना है तो प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा क्लास 12A। किसमें? क्लास 12A में। इसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे तो उसमें बात की गई है प्राथमिक क्रियाओं की। यानी अगर हमको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानना है तो क्लास 12A का चैप्टर 5 पढ़ना पड़ेगा। प्राथमिक क्रियाओं के बाद क्या आता है? द्वितीय क्रियाएं। तो द्वितीय क्रियाओं के बारे में जानना है तो क्लास 12A का चैप्टर 6 पढ़ना पड़ेगा। फिर आती हैं तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं, इनके बारे में जानना है तो क्लास 12A का चैप्टर 7। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत खेती, किसानी, पशुपालन या फिर खनिज संसाधन, ये सभी चीजें आते हैं। यानी वो सभी चीजें जिसको हम जमीन से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, कृषि,
प्राथमिक क्रियाओं को जानने के बाद बेहतर होगा कि हम कृषि के बारे में जानें। और कृषि के बारे में जानेंगे तो किसके अंतर्गत, क्लास 8 में और क्लास 10 में। क्लास 8 और क्लास 10 की पुस्तक में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4, यानी क्लास 8 में भी चैप्टर नंबर 4 में और क्लास 10 में भी चैप्टर नंबर 4 में इसकी बात की गई है, कृषि की। तो यदि हम इसको पढ़ लेंगे प्राथमिक क्रियाओं को, और प्राथमिक क्रियाओं में बहुत संक्षिप्त में मिलेगा खेती किसानी यानी कृषि के बारे में, तो उससे तो कुछ काम चलना नहीं है, तो विस्तार से जानेंगे कहाँ, यहाँ पर। अब कृषि कहाँ होती है, जमीन पर, भूमि पर। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे भू संसाधन एवं कृषि। देख रहे हैं, भू संसाधन एवं कृषि, इसको पढ़ लेंगे क्लास 12B में चैप्टर नंबर 5 में। कक्षा 12B की बुक लीजिए, चैप्टर नंबर 5 खोलिए, उसमें पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, कृषि, भू संसाधन एवं कृषि के बारे में। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, प्राथमिक क्रियाओं के होने के बाद खेती किसानी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे भू संसाधन एवं कृषि के बारे में। तो देख रहे हैं ना विनोद, कितना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा जब ऐसे पढ़ोगे तो। और ना पढ़ोगे तो वो पढ़ पढ़ के 300-400 साल लग जाएंगे, तब जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और 300-400 साल का समय हो तो अपने ढंग से पढ़ें, नहीं तो इस ढंग से पढ़ें। एज अ टेस्ट नहीं फॉलो करना, ना करो, हमारा क्लास तो ऐसे ही चलेगा। द्वितीयक क्रियाएं, अच्छा द्वितीयक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे तो क्लास 12A का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। और जब द्वितीयक क्रियाओं के बारे में जानेंगे तो उसमें पता पड़ेगा कि द्वितीयक क्रियाओं का मतलब होता है उद्योग धंधे। तो अच्छा है कि उद्योग के बारे में जान लिया जाए, और उद्योग के बारे में जानना है तो जाइए क्लास 8 में और चैप्टर नंबर उठाइए 5, वहाँ बात की रही है उद्योग की। और फिर भी मन न भरे, जाइए क्लास 10 में और उठाइए चैप्टर नंबर 6, वहाँ मिलेगा विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसी प्रकार बात करेंगे तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो बेहतर है कि हम जाने परिवहन के बारे में, क्योंकि तृतीयक क्षेत्रक और चतुर्थ क्षेत्रक एक सर्विस सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्रक, यानी कोई भी चीज, डाकिया, पोस्टमैन, मोबाइल, ये सब क्या है, LIC, बीमा, ये सब सेवा है। तो परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये भी क्या है, सेवा। संचार, फोन पे बातचीत करना, टेलीग्राम के माध्यम से कोई चीजें भेजना, या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चीजें भेजना, ये सब क्या है, सेवा। कमेंट में बताइएगा स्पीड पोस्ट की भारत में स्थापना कब हुई थी, कब शुरुआत हुई थी। तो देखिए इसके बारे में जानना है तो जाइए क्लास 12A में जानिए, 12B में जानिए। और चैप्टर नंबर है 8 और 10। 12A की क्लास में चैप्टर नंबर 8 और B की क्लास में चैप्टर नंबर 10। तो इतने को पहले छापिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। इतना छापने के बाद अब अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अन्य विषयों की बात की गई है। एक टॉपिक जनसंख्या से संबंधित ज्योग्राफी का है, उसको भी आगे बता देंगे उस वीडियो में। इसके अलावा पॉलिटी के बारे में बता देंगे और विषय के बारे में भी बता देंगे कि किस तरह से किसके बाद किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।